मेरा नाम अस्मा है। मेरी उम्र 30 साल हो चुकी थी। मेरे बाबा इस दुनिया में नहीं थे। मेरा बड़ा भाई एक मशहूर दर्जी था जो बहुत ही प्यारे कपड़े सिया करता था, लेकिन किसी ने उसके हुनर को पहचाना नहीं और कई साल तक वो इधर उधर धक्के खाता रहता। लेकिन फिर न जाने उसने क्या चक्कर चलाया कि पूरे मोहल्ले का सबसे मशहूर दर्जी बन गया। उसके नाम से एक ऐसी बात मशहूर हो गई थी जिस पर यकीन करना भी कोई आसान काम नहीं था। मेरे भाई शुरू से ही बहनों जैसा भाई था। बहनों जैसे भाइयों से मेरा मतलब ये है कि वो हमारे साथ बचपन में खेला भी करता और मेरी एक बहन और भी थी जिसकी हमने शादी कर दी थी। कभी कभार हमारे बाल भी बना करता। उसे ज्यादा पता होता कि किस कलर के सूट के साथ किस कलर का दुपट्टा चलेगा। ऐसी ऐसी बातों का बहुत पता था, शायद ये उसका काम था। इसी वजह से इसीलिए हमारे भाई हमारे साथ बैठकर बातें कर लेता। बस यूं ही समझे, उसको औरतों की बातों का बहुत ज़्यादा पता था और वो किसी भी औरत का दिल अपनी बातों से जीत सकता था। मैं उसके साथ बैठ जाती तो अपने दुख की बातें भी कर लेती तो दिल को बहुत सुकून मिलता। लेकिन कुछ दिनों से वो बहुत बदल गया था। उसकी वजह उसकी शोहरत थी। दूर दूर से लोग आते और आकर उससे कपड़े सिलवाते। मेरे भाई ने एक ही घर में एक ऐसा कमरा बना रखा था जहां बैठकर वो सारी रात कपड़े सिया करता था, लेकिन उस कमरे में किसी को भी जाने की इजाजत नहीं थी। यहाँ तक कि सफाई करने के लिए भी वो हमें अंदर ना आने देता, बल्कि अपने कमरे की सफाई खुद ही करता। कभी कभी वो रात को ही सो जाता और हम खाना दरवाजे पर रख देते। इसकी हरकतों पर कभी कभार हमें गुस्सा आ जाता तो कभी रहम भी आता। वो बेचारा ये सब हमारे लिए कर रहा है, रात भर बैठकर कपड़े सीता है। लेकिन फिर जब हमने मोहल्ले में उसके बारे में कुछ बातें सुनी तो हमें बहुत हैरानी हुई। बात यह थी कि मेरा भाई दर्जी रशीद जिस भी कुंवारी लड़की के कपड़े सीता है, अगले ही दिन उसकी शादी हो जाती है। हम इस माशरे में रहते हैं जहाँ किसी नई निखोई बात का पहले बहुत मजाक बनाया जाता है, लेकिन फिर लोग उस बात को मान लेते हैं। माशरे में इस बात का भी बहुत मजाक बनाया गया, लेकिन अब तो लोग ऐसे के हो गए थे जैसे मेरा भाई रिश्ते करवाने वाला पीर है जिसके पास दूर दूर से लड़कियां आने लगी और जिस भी लड़की के कपड़े सीता उसका जल्द ही रिश्ता हो जाता। लेकिन हमारा भाई मुझसे, मेरी अम्मी या मेरी बहन से इससे मामले में कोई बात नहीं करता था। जब हम उससे कुछ पूछना चाहते तो वो हमें जवाब ना देता, ज्यादा पूछने तो वो गुस्सा होता, डांट भी देता कि अपने काम से काम रखो। एक दिन सुबह सुबह हमारे घर एक लड़की और उसकी माँ आ गई। उनके हाथ में मिठाई का डब्बा था और कुछ फल भी लाई थी। कहने लगी, आपके बेटे ने तो कमाल कर दी। मेरी बेटी की उम्र 28 साल हो गई थी, कोई रिश्ता नहीं आता था, लेकिन जैसे ही आपके बेटे से दो चार जोड़े सलवाए उसकी शादी हो गई और हम आपको मिठाई देने आए हैं। मैंने तो मिठाई का डब्बा पकड़ा और साइड पर हो गई। चलो इसी बहाने मिठाई तो मिली, लेकिन मेरी माँ तो परेशान हो गई थी क्योंकि आए दिन ये लोग घर पर आते, कोई मुबारकबाद देता तो कोई उसके बारे में पूछता। मेरी माँ को यकीन था कि भाई कोई गलत काम कर रहा था, लेकिन इस काम में गलत काम की क्या गुंजाइश थी। ये तो सिर्फ कपड़े सीता और कपड़े सीने से किसी की शादी कैसे हो सकती है। ये बात मेरी समझ से बाहर थी। हम तो भाई से कुछ भी पूछे तो वो जवाब नहीं देता, लेकिन मेरे दिमाग में एक प्लान आ गया। मैंने अपने दोस्त से कहा कि वो मेरे भाई से कपड़े सिलवाए। उसने कहा वो खुद कपड़े सिलवाना चाहती है, लेकिन तुम्हारा भाई टाइम ही नहीं दे रहा। मैंने उसे कहा कि मैं उसकी के लिए थोड़ी सी सिफारिश लगा दूंगी, लेकिन उसने मुझे सब बताना होगा कि मेरे भाई ने उससे क्या बात की और मेरे दोस्त का रिश्ता कैसे हुआ, क्योंकि मेरी दोस्त भी मेरी उम्र की थी। उसकी शादी भी अभी तक नहीं हुई थी। मैंने अपने भाई से कहा कि भाई मेरी दोस्त आपसे कपड़े सिलवाना चाहती है। कहने लगी, मेरे पास टाइम नहीं है, लिस्ट में बहुत से लोग हैं, उसे कह दो 2 महीने बाद आए। मैंने अपने भाई से कहा, भाई मैं आपकी बहन हूँ और वो मेरी दोस्त है, इसी तरह से वो भी तो आपकी बहन हुई। आप मेरी बात नहीं मानोगे तो आपका मेरे भाई होने का क्या फायदा। भाई ने कहा, तुम बहुत बोलती हो, तुम्हारी जुबान बहुत लंबी हो गई है।
میں نے کہا پلیز اس بات مان جاؤ، اسے جب بہت جلدی ہے، اس کے گھر والے بہت پریشان ہیں، کچھ تو کریں۔ میرے بھائی نے کہا کہ ٹھیک ہے، اسے ایک ہفتے بعد بھیج دو۔ اس کے بعد میری دوست میرے بھائی کی دکان پر گئی، جا کر اپنے کپڑے کا ناپ دے دیا۔ کپڑے صحیح نہیں نکل لگے تھے، ایک چیز بھول گئی تھی، اسی لیے اس کا ایک اور چکر لگ گیا۔ پھر اس نے کہا میرے کپڑے پر کالے کلر اور لیس لگانی ہے، تو اس کا ایک اور چکر لگ گیا۔ پوچھنے کے لیے گئی کہ کپڑے سیے گئے ہیں یا نہیں، تو پھر ایک چکر لگ گیا، اور آخر میں 2 دن بعد میرے بھائی نے اسے کپڑے واپس کر دیے۔ اس نے بھی بھائی نے اپنی دکان کے 5 چکر لگوا لیے۔ میں نے اپنی دوست کو کہا کہ اب یہ کپڑے پہنو، چونکہ میں نے سنا ہے کہ جیسے ہی کپڑے پہنتے ہیں رشتے آ جاتے ہیں۔ وہ کہنے لگی مجھے تو ڈر لگ رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ میں نے کہا اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے، مجھے لگتا ہے یہ سب جھوٹ ہے، لوگوں کو پیسے دے کر یہ بات کروائی گئی ہے، ایسا بھی بھلا ہو سکتا ہے۔ میری دوست نے کہا میں جمعے والے دن یہ کپڑے پہنوں گی۔ اس نے جمعے والے دن کپڑے پہنے، پورا دن گزر گیا۔ شام میں اس کی کال آئی، اس نے جو مجھے بتایا میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے کہا کہ میرے لیے بہت اچھا رشتہ آیا ہے، میرے گھر والے بھی رشتے پسند آ گیا ہے، اور مجھے بھی لڑکا دیکھنے میں بالکل ہیرو جیسا ہے۔ یار تمہارے بھائی تو جادو کر دیا ہے، کمال ہو گئی، آج ہی میں نے یہ سوٹ پہنا اور آج ہی میرا رشتہ آ گیا۔ وہ تو ایک ہی سانس میں بولتی چلی جا رہی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیسے ہو سکتا ہے۔ میں نے یہ بات امی کو بھی بتائی، میری امی تو سر پکڑ کر بیٹھ گئی، ان کو تو یقین تھا کہ میرا بھائی جادو کر رہا ہے۔ وہ تو اپنی ہی فکر میں لگ گئی، ان کا کہنا تھا کہ جو جادو کرتے ہیں اس کا گھر برباد ہو جاتا ہے، اس گھر میں کوئی عذاب آ جائے گا۔ وہ اپنی باتوں میں لگی تھی، بلکہ میں جانتی تھی جادو ایسے کچھ نہیں ہوتا، یہ جادو نہیں تھا۔ لیکن میں نے اپنی دوست سے پوچھا کہ انہوں نے تمہیں کوئی چیز دی تھی پہننے کو، کوئی انوکھی بات کی تھی، کوئی ایسی بات جو انہوں نے کی ہو۔ اس نے کہا کہ ایسی بات تو کوئی نہیں، وہ تو ہی باتیں کرتے تھے جو درزی کرتا ہے، کیا آپ کو اس سوٹ کے ساتھ کیا چاہیے اور کس طرح کی باتیں۔ اگر ایسا تھا تو پھر میرے بھائی میرا کپڑے کیوں نہیں سیتے، میری تو شادی کی عمر ہو چکی تھی، میں 30 سال کی ہو گئی تھی، کیوں اس نے پر کوئی پرواہ نہیں تھی میری۔ بڑی بہن کی تو شادی اس نے 22 سال کی عمر میں ہی کروا دی تھی، پھر مجھ سے کیا دشمنی تھی، میری شادی نہیں کروانی تھی، نہ میرے کپڑے سیتا۔ اگر میری شادی صرف ایک کپڑے سینے کی دوری پر تھی تو پھر ابھی تک وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کیوں بیٹھا تھا۔ 2 ہفتے بعد میں اپنی دوست کی نکاح پر بیٹھی تھی، سارا محلہ باتیں کر رہے تھے کہ اس نے بھی رشید درزی سے کپڑے سلوائے ہو، لیکن وہ سب کو وقت نہیں دیتا، یہ تو قسمت کی بات ہے۔ رشید جس کو وقت دے دے، باقی سب میرے پیچھے تھے کہ تم اپنے بھائی سے بات کرواؤ، جواب دے کہ میرا بھائی جو خود نہیں ٹائم دیتا تم لوگوں کو کیا ٹائم دے گا۔ میں غصے سے بھری پڑی تھی، میں نے یہ بات سب کو کہہ دی۔ وہ حیران رہ گئے، جب محلے کی لڑکیوں کی شادیاں کرواتا ہے تو اپنی بہن کی کیوں نہیں کرواتا۔ میں نے تو بے قابو رونا ہی شروع کر دیا، نہ جانے مجھے کیا ہو گیا، مجھ سے خود پر قابو نہیں پایا جا رہا تھا، لیکن اب مجھے غصہ آ گیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس بات کی تہہ تک جاؤں گی۔ میں نے کہا میں اپنے بھائی کے پاس جاؤں گی، اپنے کمرے میں سو لوں گی، لیکن وہ میری شکل دیکھ کر مجھے وہاں سے بھگا دے گا، اسی لیے مجھے اپنی شکل چھپا کر جانا چاہیے تھا، یعنی مجھے حلیہ بدل کر جانا چاہیے تھا، چھپ چھپ کر جانا چاہیے تھا، اور مجھے یہی کہنا تھا۔ میں برقع نہیں پہنتی تھی، میں نے اپنی دوست سے برقع ادھار لیا، ویسے بھی اس کی شادی ہو گئی تھی، اسی نے پرانے برقعے کا کیا کرنا تھا۔ میں نے اپنی آواز بھی تھوڑی بدل لی تھی، اسی لیے میں نے منہ کے اندر روٹی رکھ کر لی، نقاب اوڑھ لیا، اپنے بھائی کی دکان پر چلی گئی۔ اس نے کہا میں آپ کو ٹائم نہیں دے سکتا۔ میں نے منتیں ترلے کرنا شروع کر دیے کہ میں بڑی پریشان ہوں، میری عمر نکل جا رہی ہے، مہربانی کرو اور میری شادی کرواؤ۔ اور میرے بھائی نے کہا میں شادی نہیں کرواتا، صرف کپڑے سیتا ہوں، باقی آپ کی قسمت ہے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میرے کپڑے سیو،
मैंने 2 सूट लिए थे। पैसे की कमी हमारे पास नहीं थी। मेरा भाई भी ढेरों ढेर पैसे कमा रहा था। मैंने अपनी अम्मी से पैसे लिए और पहुंच गई। साथ कपड़े का नाप भी लिया था। मेरा भाई को पता था कि मैं कौन से कपड़े पहनती थी या मेरे कपड़े का नाप क्या था। वो तो वैसे भी कि अपने में मसरूफ रहता था। मेरा भाई ने मुझसे ये कपड़े का नाप पूछ लिया। मेरा नाम पूछा चूंकि मैंने गलत नाम बताया। कपड़े का नाप लेने मेरे भाई पूछा चूंकि मैंने गलत बताया, और वो पूछता तो मैं भी थोड़ी ही आगे पीछे बताती। मेरे पूछने आपकी फैमिली में कौन कौन है, आप क्या करती हैं, सारा कुछ पूछ रहे थे। मैंने सब कुछ बताया। सर से वैसे तो इतनी डिमांड नहीं लेते, लेकिन बातों बातों से वो सब निकला रहा था और बड़े तरीकों से ये सारी बातें मुझसे पूछ रहा था। उसने बातों ही बातों में मुझसे मेरा फ़ोन नंबर, तलीम और ये कि कितनी पड़ी है, ये सारा कुछ पूछ लिया। फिर ये कहने लगा कि आजकल तो रिश्तों की बड़ी कमी है, रिश्ते तो हो ही नहीं रहे, या लड़कियों की फरमाइश भी इतनी होती है कि आपको किस किस्म का लड़का पसंद है। बातों ही बातों में जाना क्यों मुझसे सारी बातें पूछ रहा था, जो कि मैं भी इस बजर खड़ी थी, वैसे ही डरी हुई थी। मैं भी सारा कुछ बताई जा रही थी। उसने कहा कि कपड़े मैं 2-4 दिन में ही सी दूंगा, इसीलिए आप 4 दिन बाद आए, कहकर कपड़े जल्दी मिल जाएंगे। तो उसने कहा कि मैं चक्कर लगाऊंगा। अगले दिन चक्कर भी मैं उस मुझसे ऐसी ही बातें की। 4 दिन बाद उसने मुझे कपड़े वापस करने का दिन बताया। उसने मुझे कपड़े वापस करने का दिन बताया। उस बीच मुझे भी दिलचस्पी थी कि उस कमरे में वो क्या करता है। मैंने किसी तरह उस कमरे की खिड़की को अंदर से खोल दिया और फिर भाई के कमरे को जब लॉक लगाकर अपनी दुकान पर गए तो खिड़की खोलकर कमरे में दाखिल हो गई। मैं हैरान थी कि उस कमरे में ऐसा कोई अनोखी चीज़ नहीं थी जिसने कुछ अंदाज़ा लगाया। वहाँ तो 2 मशीनें पड़ी थी, एक पर्दे थी मशीन, एक सूती कपड़े की और एक सादा कपड़े की, वैसे ही जैसे किसी दर्जी के कमरे में होती हैं। जगह जगह पर धागे की लड़की बिखरी हुई थी। इसी तरह का माहौल था। फिर मेरी नज़र ने कुछ ऐसा देखा कि मैं हैरान रह गई। कुछ बड़े बड़े रजिस्टर थे, रजिस्टरों की तरफ बढ़ी। मैंने देखा वो काफ़ी बड़े थे, लेकिन इतने भी क्या, हिसाब किताब के इतने बड़े रजिस्टर मेरे भाई ने रखे हुए थे। वो भी पुराने लग रहे थे, लेकिन इससे पहले कि मैं उनको खोलती, मुझे कुछ हलचल की आवाज़ में डरने के बाहर खिड़की से वापस भाग गई। दिल तो पूरी तरह बैठ गया था, लेकिन मेरे भाई ने मुझे देखा नहीं। दरअसल वो मेरा भाई था, कोई चीज़ भूल गया था, इसीलिए लेने के लिए आया था। मैंने सोच लिया कि दोबारा ऐसी हरकत नहीं करूँगी, क्योंकि अगर उसे पता लग गया तो मेरी जान निकाल देगा। पहले ही मैं उसे धोखा दे रही हूँ, दूसरा नहीं दे सकती। पता चले तो न जाने क्या करेगा। अम्मी मेरी निहायत मासूम थी, वो तो किसी बात को समझ ही नहीं रही थी। मुझे ये सब कुछ पता लगाना था। मुझे उस दिन का इंतज़ार था जब मेरे कपड़े सिला होकर मुझे वापस मिल जाएंगे और मैं कपड़े पहनूं। मैंने इस बार भी किसी को नहीं बताया था, यहाँ तक कि अपनी दोस्त को भी नहीं। वैसे भी वो शादी करके मसरूफ़ हो गई थी। मैं जब कपड़े लेने के लिए गई तो मेरे भाई ने फिर मुझसे मेरा नाम पूछा। उसने को मुझ पर शक तो नहीं हो गया। मैंने डरते डरते अपना नाम बताया। उसने कहा, जी आपके कपड़े सिल गए हैं। मैंने वो कपड़े लिए वहां से सीधी भागी, जैसे पीछे मुड़ के देखा भी नहीं। मैंने कपड़े देखे, कपड़े तो बहुत अच्छे थे। मैंने सोचा मैं कपड़े पहन लूंगी, मुझे जल्दी तो बहुत थी, लेकिन मैंने भी जुम्मे के दिन ही का ही मुनासिब समझा। वैसे जुम्मे का दिन 2 दिन बाद था। 2 दिन बाद मैंने घर में बहुत ही नॉर्मल तरीके से अपनी रूटीन रखी कि मेरे भाई को बिल्कुल भी शक ना हो। वैसे भी वो कपड़े पहनकर मैं अपने भाई के सामने तो नहीं आ सकती थी। जुम्मे वाले दिन मैंने वो कपड़े पहन लिए। सुबह से शाम हो गई, लेकिन कुछ भी ना हुआ। हमारे घर कोई भी ना आया। मैंने सोचा मेरे दोस्त ने भी रात में खबर दी थी, शायद कोई आता ही होगा। मेरी अम्मी से कहा कि अम्मी घर को साफ रख जाए, क्योंकि मुझे इस बात पर यकीन हो रहा था कि सारा कुछ होता चुका था, लेकिन पूरा दिन गुजर गया था, कोई हमारे घर ना आया था। अगले दिन मुझे मेरी खाला की बेटी की कॉल आई। उसने कहा कि कल हमारे घर कोई लोग आए थे,
बड़े अजीब से लोग थे, कह रहे थे कि हमें नाजिया नामी लड़की के लिए अपने बेटे का रिश्ता लेकर आए हैं। हमारे बेटे की उम्र 32 साल है, इसकी अभी तक शादी नहीं हुई। लड़के भी उनके साथ देखा था, मैं काफ़ी अच्छा था। पता नहीं हमारे घर में ना तो कोई नजमा नामी की लड़की रहती है, ना ही हमने उन लोगों को बुलाया था, लेकिन उनका कहना था कि हमें यहाँ पर आने को कहा गया है, तो वो ज़िद पकड़ कर बैठ गए। बस आप नजमा को बुलाएं, हमने ये देखना है। लेकिन मैं उनको क्या बताती, अम्मी ने उनको समझाया कर वापस भेज दिया। आपको कोई गलत फैमिली हुई है। ये बात मेरे कानों तक पहुंचने की देरी थी कि मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि जब मुझे भाई ने कहा था कि आपको अपने घर का पता भी लिखना है, तो मैं अपने घर का पता नहीं लिख सकती थी। इसीलिए मैंने अपनी खाला के घर का पता लिख दिया था, क्योंकि मुझे इस मोहल्ले का कोई पता नहीं था। मैं उसको गलत नहीं बता सकती थी, ना लिख सकती थी। मैंने अपना नाम भी नजमा बताया। इसका मतलब ये सब सच था, क्योंकि जो पता मैंने उसे बताया उस पर और नाम की लड़की के लिए वाकई ही रिश्ता आया था। जाहिर है मैं घर का पता तो नहीं दे सकती थी। इसी परेशानी में इधर उधर मंडरा रही थी। अपनी अम्मी को ये सब कुछ बताने की कोशिश कर रही थी कि मेरा भाई ने मुझे देख लिया और मैं नहीं भूल गई थी कि मैंने उसके सिले हुए कपड़े भी में खड़ी हूँ। उसने मुझसे कहा कि झूठी मकार, तुम भेस बदल कर आई थी मेरी दुकान पर, मेरी जासूसी करना चाह रही थी, मुझसे झूठा बोला था। उसने मुझसे झूठ बोला अम्मी, यहाँ तक के आवाज भी बदली। तुम्हारी बेटी कितनी ड्रामेबाज है। मेरे भाई ने मुझे डांटना शुरू कर दिया। मैंने भी सर झुका लिया तो अम्मी उसका ज़रब बनने वाली थी, लेकिन इसने मेरा राज खोल दिया। मेरी अम्मी ने कहा तुम्हारे भाई भी धोखेबाज, तुम भी धोखेबाज, पता नहीं मेरी औलाद को क्या हो गया है। तुम्हारा बाप तो ऐसा बिल्कुल नहीं था, मैं भी ऐसी नहीं थी। ये फिर पता नहीं किस वजह से पूरे मोहल्ले में मशहूर है, और तुम भी अब ऐसी हरकत पर उतरी हो। मैंने अम्मी के सामने सारी बात खोल कर रख दी। मेरी अम्मी ने अपना सर पकड़ लिया। उसने कहा अपने ही घर का बेंती लंका ढाता है। मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ ताकि तुम लोग मेरा पीछा छोड़ दो, नहीं तो तुम मेरा बना बनाया काम खराब कर दोगी। तुमने अपने दोस्त को भी मेरे पास इसी मकसद के लिए भेजा था, फिर खुद भी इसी मकसद के लिए आई थी। अरे मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ, कोई जादू नहीं कर रहा। मैं बहुत अच्छा दर्जी था, मेरे हाथ में बहुत हुनर था, लेकिन तुम जानती हो लोग कदर नहीं करते। एक दर्जी ने मुझे अपनी दुकान पर 5 साल तक रखा, मेरे से ज्यादा काम करवाता, पैसे कम देता, मेरी वजह से उसकी दुकान चलती, लेकिन मुझे मेरी उजरत पूरी नहीं देता था। मैंने भी इरादा कर लिया कि अपना काम करूंगा, लेकिन दर्जियों को काम तब चलता है जब उनके नाम मशहूर होते हैं, और दर्जियों का नाम मशहूर नहीं होता, उसमें सालों लग जाते हैं। मेरा एक दोस्त था जिसने मैरिज ब्यूरो बना रखा था, उसका काम भी ठीक से नहीं चल रहा था, लेकिन उसके पास बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते थे। मेरे पास जब भी कोई कुंवारी लड़की आती, मुझे पता चल जाता कि वो शादीशुदा नहीं है, ये कुंवारी बातों बातों में मैं उनसे सब कुछ पूछ लेता। उसका नाम है, उम्र कितनी है, तलीम कितनी है, खानदान कौन सा है, ज़ात क्या है, शादी किस जगह करनी चाहती है, किस किस्म की लड़का पसंद है। ये मेरा तरीका था औरतों से बात करने का। मैं ये सब कुछ कर लेता था। औरतें मासूम होती हैं, बेवकूफ़ नहीं, लेकिन मासूम ज़रूर होती है, मेरी बातों में आ जाती हैं। दर्जी हो या दूध वाला, कभी कभार दुकानदार से भी बड़े खुलकर अंदाज में बात कर लेती है, जैसे वो वाकई में उनका रिश्तेदार लगता है। मैं अक्सर मासूम लड़कियों को ही टारगेट किया करता था। जैसे ही मेरे भाई ने टारगेट कर सक था, मेरी अम्मी का थप्पड़ मेरे भाई के मुंह पर आ लगा। जैसे मेरे भाई ने मेरी अम्मी का मुंह देखने रह गया, लेकिन उसने मेरी माँ को नज़रअंदाज किया, क्योंकि टारगेट करने से उसका मतलब ये नहीं था। फिर उसने अपनी बात जारी रखी, अगर मुझे लगता है कोई औरत समझदार है तो मैं उसे कह देता कि मेरे पास वक्त नहीं है। मैं उनके कपड़े सीता हूँ, उनकी मालूमात निकालता था, फिर उसे मालूमात के ऐन मुताबिक मैं अपने दोस्त को कहता कि रिश्ता तलाश करो। वो रिश्ता 2 दिन बाद उनके घर भेज देता। तो फिर जब उनको उनके मुताबिक की चीज़ मिल जाए तो वो इनकार क्यों करेंगे। आप अब लोग
लड़कों को समझाया कि मेरा काम करना का तरीका क्या है। अब मुझे भी समझ आ गई थी। वो रजिस्टर मैंने भाई के कमरे में देखे थे, वो भी शायद शादी के रिश्ते के मालूमात के थे। मेरे भाई ने कहा कि ये बात किसी को बताना नहीं चाहता था, इसीलिए मैं आपको भी मुशत था। बदतमीजी का हक बन गया। लोग मुझसे ज्यादा सवाल ना करते, मैं यूं ही किसी के रिश्ते करवाने वाला दर्जी मशहूर हो गया। मेरे काम में बहुत बरकत आ गई। मेरे उस दोस्त का काम भी चलने लगा। साल में उसे कहीं 12 लाइफ भी बड़ी मुश्किल से मिलते थे। अब तो हर हफ्ते बाद एक लड़की की शादी करवाता है। अगर हम ये सब ऐसा करते हैं तो इसमें भला बुराई ही क्या है। हमारा तरीका शायद थोड़ा चेंज है, लेकिन हमारी नीयत पूरी ही नहीं है। मैं माँ, तेरा बेटा लोगों के घर बसाता है, अब तेरा दिल कर रहा है तो मेरे मुंह पर दूसरा तमाचा भी मार दे। मेरी माँ ने सर झुका लिया। मेरा भाई के सर पर हाथ रख फेर कर उसको प्यार किया। फिर अपने भाई से कहा कि अगर ये सब कुछ ऐसा है तो अब तक मेरी शादी क्यों नहीं करवाई। मैं तेरी अपनी बहन थी ना। उसने कहा कि पागल, तेरे लिए मुनासिब रिश्ता तलाश कर रहा था। तेरे लिए मुझे इस तरह से रिश्ता तलाश करने की जरूरत नहीं थी। तेरे लिए सबसे अच्छा रिश्ता ढूंढूंगा। और बस यही तो समझ के तेरा भाई मुश्किल में फंस गया। हर दिन यही सोचता था कि बस आज काम कर लूंगा, ये कर लूंगा। करते करते इतना वक्त गुजर गया, लेकिन देरी में कभी कभार बरकत होती है। मैं तेरे लिए रिश्ता ढूंढ लूं, लेकिन मैं तेरी शादी धूम धड़ल्ले से करूंगा। मैं तुम्हें क्या चाहता था कि तुझे खाली हाथ रुखसत कर दूंगा। पहले तुम्हारा जहेज भी तो बनाऊंगा ना। बनाने में लगा हुआ था। उस दिन बड़ी जासूस बनकर मेरे कमरे में आई थी ना। जरा आंख फेर कर पर्दे के पीछे भी देख लेती। तेरा जहेज ही तो पड़ा था। मैंने अब आप पर्दे के पीछे नहीं देखा था, क्योंकि मुझे वहां कपड़ा नजर आ रहा था। मैंने सोचा वही कपड़े वही हो गए। मैंने फिर सर झुका लिया। मेरे भाई ने मेरे सर पर हल्का सा हाथ मारा कर इतनी तरह कोई हरकत नहीं करता। और अब शादी की तैयारी करें। जो चाहती मुझे लिस्ट बना कर दो, तुम्हारे लिए लाऊंगा। मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मेरी माँ ने भी हम दोनों को प्यार किया। मेरा भाई ठीक कहता था। इस तरह का शायद अजीब था, लेकिन फिर भी वो लोगों की शादी करवा रहा था। आजकल के दौर में बेटियों का रिश्ता करना इतना मुश्किल हो चुका है कि जिसकी कोई हद नहीं। ऐसा नहीं कि सिर्फ रिश्ते कम है या लोग पैसे या दौलत के पीछे भाग रहे हैं। आजकल लड़कियों भी तो अपनी पसंद से शादी करना चाहती है। मैं ये सर उठाकर कह सकती हूँ कि मुझे मेरे भाई पर फख्र है। वो जो भी कर रहा है अच्छा कर रहा है। अगर मेरी ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच जाए।